जय हिंद बच्चों। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट। तो आप देख सकते थे यहाँ पर कि भैया एक रिंग पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड की। लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक इस तरीके का नहीं है, इसके अदर एप्लीकेशन भी पॉसिबल हैं। अब देखिए, और भी कॉन्फ़िगरेशन इसके क्या हो सकते हैं, जैसा कि अगर हम बात करें एक चार्ज रॉड की या फिर एक चार्ज शीट की, चार्ज स्फीयर, चार्ज शेल, चार्ज सिलेंडर। तो ऐसे कई सारे कॉन्फ़िगरेशन, बहुत नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो सकते हैं जहां पर आपको एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा और ऐसे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपको फाइंड करनी होगी इंटेंसिटी। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो मेथड हम लोगों ने चार्ज रिंग में लगाया था इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, अगर वही सेम मेथड हम इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में भी यूज करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी और इनको सॉल्व करना भी एक हम सॉल्व करने में भी हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस जो हैं उनको फेस करना पड़ेगा। तो इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमारे सामने आती है एक ऐसी थ्योरम जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। बट इस थ्योरम की अपनी कुछ लिमिटेशन है और इस थ्योरम का नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के थ्रू हम लोग कई तरीके के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन स्पेशली वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और दूसरा सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब ये सिमेट्रिकल क्या है, इस वर्ड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जब हम वहां पर गॉस थ्योरम भी पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ऐसे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन या कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जितना कॉम्प्लिकेटेड मेथड हम लोगों ने रिंग के लिए यूज किया था उतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड हमको यहाँ पे यूज नहीं करना पड़ेगा और ये टॉपिक आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बिकॉज सब बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बनते हैं आपके इस गॉस थ्योरम से। डेरिवेशंस भी बहुत बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बहुत बनते हैं, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत आपसे पूछा जाता है। जनरली ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इस पे बेस्ड भी होते हैं। और आगे के टॉपिक जैसा कि कैपेसिटर है उसको समझने के लिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना भी चाहिए। अच्छा, आगे बात करते हैं। देखिए, गॉस थ्योरम को समझने के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो फ्लक्स वर्ड है उसको आपने सबसे पहले क्लास 11th में हाइड्रोडायनेमिक्स में सुना था कि जब किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई वाटर जेट इस तरीके से निकलता है तो इसको भी हम लोग क्या बोलते थे, फ्लक्स कहते थे। तो हाइड्रोडायनामिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले फ्लक्स के बारे में सुना। कंसेप्ट वही है, बस अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और वो हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो भी है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए भी आपको एक फिजिकल क्वांटिटी को समझना पड़ता है जिसका नाम है एरिया वेक्टर। अगर देखा जाए तो गॉस थ्योरम को समझने के लिए फ्लक्स और फ्लक्स को समझने के लिए एरिया वेक्टर, तीनों ही देखो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसको, एरिया वेक्टर को, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आपको ये एरिया वेक्टर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करेंगे हम एरिया वेक्टर की। तो सबसे बड़ा अजीब तो यहां लग रहा है कि भाई एरिया तो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर इसको हम वेक्टर क्यों मान रहे हैं। देखिए, एरिया आपकी वाकई में एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कुछ जगहों पर हम लोग एरिया को एज अ वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं वो देखिए। देखो, अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एरिया के या किसी भी सरफेस के ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर जाए, ठीक है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी सरफेस के एरिया या एरिया पे के ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर जाए तो वहां पर आप एरिया को एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट करते हो। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया एरिया को वेक्टर हमने क्यों माना। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ हम डायरेक्शन कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोगों ने कंसीडर किया ये एक सरफेस है, ठीक है, दिस इज अ प्लेन सरफेस। अभी हम कर्व सरफेस की भी बात करेंगे। तो ये आपका एक प्लेन सरफेस है और अगर हम इस प्लेन सरफेस पर एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लें, मान लेते हैं ये एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है और इस स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया है वो मान लेते हैं कुछ डी ए। ध्यान रखना, ये जो एलिमेंट है वो बहुत बहुत स्मॉल है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ए टेंड्स टू जीरो। अब आपको डी ए टेंड्स टू जीरो का तो मतलब समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इससे पहले एक बार हम लोगों ने लिमिट क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के लिए ये वर्ड लिखा था, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। मतलब होता है क्यू नॉट की वैल्यू जीरो नहीं है बट क्यू नॉट की वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉल है। इन द सेम वे यहाँ पे जो डी ए टेंड्स टू जीरो है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है, एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है, ये एरिया एलिमेंट वाकई में एक बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है, इसका बहुत ही स्मॉल पार्ट है ये। तो इस एरिया का हम का डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, देखिए
डायरेक्शन लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस एलिमेंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये जो नॉर्मल जो है ये जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है, वही आपकी एरिया की डायरेक्शन होगी। तो हम एरिया को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये बात आप लोग अपने कॉपी में भी नोट कर लेना कि यहाँ पे हम लोग वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, डी ए वैक्टर इक्वल्स टू डी ए। डी ए यहाँ पे क्या है, डी ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, ठीक है ना, ऑफ दिस एलिमेंट इनटू, और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग एन कैप। यहाँ पे जो एन कैप है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एन कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग नॉर्मल, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल के अलोंग हो, ठीक है ना। कि अगर आप एरिया को वेक्टर मानना चाह रहे हो और एरिया को एज अ वेक्टर यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना कि किसी भी सरफेस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अलोंग द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल जो है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और होती है कि देखिए यहाँ पे तो सरफेस एरिया के तो दो फेसेस हैं, तो आप इधर भी तो एरो कंसीडर कर सकते थे, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए ये जो है वो आपका ओपन एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्लोज्ड एरिया नहीं। क्लोज्ड एरिया क्या होता है, जैसे कि स्फीयर की हम बात करें, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्लोज्ड एरिया होता है, लेकिन ये आपका कैसा एरिया है, ये आपका ओपन एरिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ तो आप यहाँ ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर लो या फिर ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर लो, लेकिन जब आप कोई प्रॉब्लम आपको दे रखी है, कोई आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो उस क्वेश्चन में अगर आप ये फर्स्ट वाली डायरेक्शन मेंशन कर चुके तो पूरी प्रॉब्लम में आप फिर यही डायरेक्शन लोगे। क्लियर हो गई, मतलब यहाँ पे हमारे हाथ में चॉइस होती है। अब अगर हम स्फीयर की बात करें तो देखो ये क्लोज्ड स्फीयर है, बात चॉइस हमारे हाथ में यहाँ पर भी है, लेकिन कन्वेंशनली ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एरिया की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड लेते हैं। ध्यान रखना ये जो देखो डायरेक्शन जो है वो आप कहाँ से लेनी है, इस तरीके से, जो कि कहाँ से, सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास हो रहा हो, ठीक है, और डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, नॉर्मली आउटवर्ड। तो क्लोज सरफेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड लेते हैं, ठीक है, और अगर नॉर्मल सरफेस की बात करें तो भी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आउटवर्ड ही कंसीडर देखो करते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया जैसे कि ये आपको इस टाइप की एक शीट दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया जो है वो प्लेन नहीं है, हो सकता है ये सरफेस किसी बड़े से स्फीयर का एक पार्ट हो। क्लियर, तो यहाँ पर एरिया एक प्लेन में देखो लाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर लें जैसे कि ये एक बहुत ही स्मॉल छोटा सा एलिमेंट है, और एक एलिमेंट हमने यहाँ पे भी कंसीडर कर लिया, एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट, और एक एलिमेंट हम मान लो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पर ये पहला वाला, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, तो फर्स्ट जो एरियल एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन जो होगी वो आपकी कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये वाला जो है वो आपका कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और अगर हम इस थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड एलिमेंट का एरिया की जो डायरेक्शन है वो आपकी कुछ ऐसी होगी। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, ds1 वेक्टर इक्वल्स टू ds1 इंटू n1 कैप। इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, ds2 वेक्टर बराबर ds2 डॉट n2 कैप, और इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, ds3 वेक्टर बराबर ds3 डॉट n3 कैप। आप देख सकते हैं भैया देखो ये कर्व्ड सरफेस है, और कर्व्ड सरफेस पर हर एक जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। अगर आप इन तीनों पर कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हो, सपोज करो अगर आप एक स्फीयर के साथ ये हरकत करो, अगर आप एक स्फीयर पर 3 पॉइंट कंसीडर करो, तीनों पॉइंट पर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो नॉर्मल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक कर्व सरफेस के लिए जो एरिया एलिमेंट, हर एक एरिया एलिमेंट या एक पूरा कर्व सरफेस जो है वो जितने भी एरिया एलिमेंट से मिलकर बना है, हर एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होती है। लेकिन प्लेन सरफेस की अगर हम बात करें तो प्लेन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कैसी रहती है, आपकी सेम रहती है। नॉर्मल सी बात इतनी है, और जो आपको याद रखना है वो ये है कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स में हम लोग एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, और दूसरी चीज एरिया की जो डायरेक्शन है वो हमेशा हम कैसे मानते हैं, अगर हम उस एरिया पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पर एरिया की डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर हम एनसीईआरटी के डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर an area in an electric field is a measure of number of electric field lines क्रॉसिंग द एरिया। सीधी भाषा में बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब अगर मान लो हम यहाँ पे कंसीडर कर लें दिस इज अ पॉइंट चार्ज, क्लियर, और इस ऑब्वियस बात है इस पॉइंट चार्ज से क्या होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है, चारों तरफ होगी। क्लियर होगी ये बात, इधर भी होगी, हर जगह होगी, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर एक सरफेस रख दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक सरफेस कंसीडर करें तो ये जो फील्ड लाइंस जो हैं, ये फील्ड लाइंस क्या करेगी, इस तरीके से इस सरफेस को इस तरीके से क्या करेगी, क्रॉस करेगी।
है ना? इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, सरफेस को क्रॉस करेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू अ सरफेस, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आखिरकार फ्लक्स है क्या, व्हाट इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, बताता क्या है, तो देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा जाए तो एक चार्ज्ड रॉड या फिर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हम जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक चार्ज्ड रिंग कंसीडर की थी, एक चार्ज रिंग की वजह से एक पॉइंट पे इंटेंसिटी की, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये जो सरफेस जो है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है इस तरीके से, है ना, ये जो सरफेस जो है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है, इस सरफेस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो लिंक कर चुकी है। और यहाँ पर सरफेस एक पॉइंट नहीं है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ सरफेस, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अ सरफेस को। जैसे कि ये जो सरफेस जो है, इस सरफेस पर, पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैपिटल ई है, तो सोचो पूरे सरफेस पर क्या होगी। तो पूरे सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है उसको रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी भाषा में हम उसको ये भी कह सकते हैं, एक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, यहाँ फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का यूज किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, बिकॉज अगर ये पॉइंट चार्ज आप कंसिडर करते हैं और इस पॉइंट चार्ज की वजह से मान लो हम यहाँ पे एक स्फीयर का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लें, क्लियर। अब आप बताइए, क्या इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, बिल्कुल होगी। तो सोचिए इस पूरे सरफेस पर टोटल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। बात समझ में आई। आप ये भी देख सकते हैं कि सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से क्रॉस हो रही है। और मैंने अपने पीछे के वीडियो में बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कंसेप्ट है वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी। तो आप देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से क्रॉस हो रही है, तो ये फील्ड लाइन जितनी ज्यादा क्लोज होंगी, क्या रिप्रेजेंट करेगी कि ये सरफेस पर फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। और अगर ये फील्ड लाइन बहुत दूर दूर है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा कि फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इस सरफेस पर बहुत ही कम है। तो सीधी सी बात ये है कि जो फ्लक्स जो है वो आपका क्या होता है, सिर्फ आप इतना मत कहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस। एक्चुअली फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विद अ सरफेस एरिया। बात यहां तक आपकी क्लियर हो गई होगी। ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्चुअली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट एन एरिया, कि एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया तक। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड कर रहे थे। अब हम एक पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, एक पूरे एरिया पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगा। तो उस फील्ड की स्ट्रेंथ को, फील्ड की स्ट्रेंथ ओवर एन एरिया जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। क्लियर हो गई ये बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सरफेस डिफाइंस द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ऑन द एंटायर सरफेस प्लेस्ड इन अ फील्ड। कि अगर आप किसी सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो भैया उस सरफेस पर फील्ड की टोटल जो स्ट्रेंथ है, भाई फील्ड की टोटल स्ट्रेंथ कैसे बताई जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस। भाई जितनी ज्यादा फील्ड लाइन सरफेस से क्रॉस हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो अगर भाई किसी भी सरफेस से फील्ड लाइन लिंक हो रही है, तो उसका मतलब है उस सरफेस से एक फील्ड की स्ट्रेंथ लिंक हो रही है। और ये फील्ड की स्ट्रेंथ जब इस सरफेस से क्रॉस करेगी, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी बनती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये तो हो जाती है आपकी फिजिकल मीनिंग। डेफिनेशन आपको ये लिखनी है, और चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कोई बुरी डेफिनेशन नहीं है, एक्चुअल में इसका यही फिजिकल मीनिंग और यही इसका मतलब है। ठीक है, द फील्ड स्ट्रेंथ थ्रू लिंक्ड विद अ सरफेस एरिया, या टोटल फील्ड स्ट्रेंथ थ्रू अ सरफेस। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखो फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक तरीके से हो रहा है। फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, कि जैसे ये एरिया था और जब आपने सरफेस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो आप देख सकते हैं इस पूरे सरफेस पर हर जगह कहीं ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पूरे सरफेस पर क्या हो चुका है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं, ये एक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन का भी केस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकली जो है देखो, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और आपकी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, देखो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी अपनी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है,
अगर हम बात करें मैथमेटिकल इक्वेशन की, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कंसीडर कर लिया, आप लोग लिखते भी रहिएगा, लेट अस कंसीडर अ सरफेस, ठीक है। एंड इस सरफेस पर हमने एक मान लो बहुत ही स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, और ये जो एरिया है इसकी डायरेक्शन वो कुछ इस के अलाउंग है। तो ये हमने मान लिया कुछ ds वेक्टर, ऑब्वियस सी बात है, ये ds वेक्टर किसके बराबर होगा, ds डॉट एन कैप के बराबर। अब हम यहाँ पे कह दें कि मान लो ये जो एरिया जो है, ये सरफेस जो है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है कि वो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, कुछ थीटा एंगल, सॉरी कुछ थीटा एंगल बना रहा है। एक सेकेंड, देखिए क्या कंसीडर किया हमने, एक सरफेस कंसीडर किया, मान लिया ये सरफेस कहाँ प्रेजेंट है, ये सरफेस मान लो प्रेजेंट है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया से ds वेक्टर, क्लियर। और इस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ऑब्वियस सी बात है अलोंग द नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा आपका ds डॉट एन कैप। मान लेते हैं एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे कितना एंगल बना रहे हैं, कुछ थीटा एंगल बना रहे हैं। अब देखिए बच्चों, फ्लक्स की जो डेफिनेशन है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में आपको दे रखी है, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, क्लियर। और पासिंग थ्रू सरफेस मतलब पासिंग थ्रू द सरफेस अलोंग द नॉर्मल, ये वर्ड आपको और यूज करना है, अगर नहीं लिखा तो पीछे डेफिनेशन में जरूर लिख लेना कि द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस अलोंग द नॉर्मल, ठीक है। अब अगर हम ई वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं देन वी गेट टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट आपका होता है इधर और एक कंपोनेंट आपका जाता है इस डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो आपका हो जाता है ई कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट है वो आपका हो जाता है ई साइन थीटा। मतलब यह है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक ई कॉस थीटा और एक ई साइन थीटा, मतलब ई की जो स्ट्रेंथ थी वो इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक तो ई कॉस थीटा थी जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेंथ ई साइन थीटा थी। लेकिन इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकला, अगर देखा जाए तो इस सरफेस से नॉर्मली तो सिर्फ ई कॉस थीटा निकला, ई साइन थीटा इसको क्रॉस नहीं करा, ई साइन थीटा तो इसके टेंजेंशियली क्रॉस कर गया। आप देख सकते हैं जैसे कि ये सरफेस एरिया है तो ई कॉस थीटा तो इससे पास हो गया, क्रॉस हो गया, है ना। लेकिन जो ई साइन थीटा था वो इससे क्रॉस नहीं हुआ, वो इसके टेंजेंशियली क्या हो गया, इस तरीके से ऊपर से निकल गया। तो ये ई साइन थीटा जो है इसकी वजह से हमको कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा, हमको जो भी फ्लक्स मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, ई कॉस थीटा की वजह से मिलेगा। अब सोचिए जैसे जैसे हम ये थीटा एंगल बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, जैसे जैसे हम इस थीटा एंगल को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये जो कंपोनेंट्स हैं ई साइन थीटा, अगर आप ई वेक्टर को आप इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, थीटा की वैल्यू थीटा से कितना कर दें, 90 डिग्री कर दें, देन इन दैट केस क्या हो जाएगा भाई, देखो इन दैट केस ये होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के टेंजेंशियली होकर निकल जाएंगी और सरफेस के साथ कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं करेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था यहाँ पर एरिया जो है वो आपका क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक आपकी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिपेंड कर रही है एरिया के ओरिएंटेशन पर। एरिया के ओरिएंटेशन की वजह से उस एरिया से, उस सरफेस से जो फील्ड की स्ट्रेंथ लिंक हो रही थी वो फील्ड की स्ट्रेंथ आपकी वेरी कर गई। कैसे वेरी कर गई आप देख सकते हैं, ये देखिए ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा से, कि अगर आप यहाँ पे एरिया के ओरिएंटेशन को बढ़ाते हैं ताकि थीटा की वैल्यू बढ़े, तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ई साइन थीटा बढ़ता जाता है और जो ई कॉस थीटा है वो धीमे धीमे कम होता जाएगा। मतलब फील्ड की जो स्ट्रेंथ सरफेस से लिंक हुई थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। तो सोचिए फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, फील्ड स्ट्रेंथ जो सरफेस से लिंक हुई थी वो डिक्रीज हो रही है, किसकी वजह से, एक सरफेस की ओरिएंटेशन की वजह से। तो यहाँ पर से सीधी सीधी बात है कि एरिया को आपको एज अ वेक्टर यूज करना ही पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। और ऐसे सभी केसेस में हम लोग फिर क्या करते हैं, एरिया को एज अ वेक्टर यूज करते हैं। कैसे केसेस में, जहां पर एरिया के ओरिएंटेशन से किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर फर्क पड़ जाए तो वहां पर चांसेस हो जाते हैं कि आप एरिया को एज अ वेक्टर यूज करें। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक
फ्लक्स की हम बात कर रहे थे तो हमने क्या किया, एक सरफेस माना, इस सरफेस पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया से ds वेक्टर, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमने दिखा दी ds डॉट n कैप से। बाद में हमने कहा कि चलिए अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिजॉल्व कर दो, तो ई वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट बना ई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आपका बन गया ई साइन थीटा। अब इस छोटे से सरफेस ds से टोटल कितना फ्लक्स लिंक, टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हुआ, तो इस छोटे से सरफेस से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हुआ, वो है आपका ई कॉस थीटा। बात क्लियर हो गई। और जो क्या कहते हैं, जो फील्ड टेंजेंशियली निकल गया वो केवल कितना था आपका ई साइन थीटा। तो फ्लक्स में पार्टिसिपेट कितने ने किया, तो हम लोग लिख सकते हैं डी फाई द स्मॉल फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया डी फाई इक्वल्स टू ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा इनटू, और यहां पे आप लगा देना डी एस, कि भैया इस छोटे से एरिया से टोटल कितना स्ट्रेंथ, इस छोटे से एरिया पर कितना फ्लक्स लिंक करा या टोटल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो आप लिख देंगे ई कॉस थीटा डॉट ds। अब देखिए आपने कहोगे कि आपने ऐसा क्यों किया, देखो बेटा जो ई कॉस थीटा है वो क्या है, यहां पर आपने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट माना था, क्लियर। अब ये जो छोटा सा जो एरिया एलिमेंट पर आपने यहां पर एक पॉइंट माना, और इस पॉइंट पर आपने क्या किया था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर को रिजॉल्व किया, और इस पॉइंट पर हमको दो कंपोनेंट मिले, एक ई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट मिला ई साइन थीटा। फ्लक्स में ई साइन थीटा ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जो भी फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट से लिंक्ड हुई थी वो थी ई कॉस थीटा। तो सोचो एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी स्ट्रेंथ लिंक हुई ई कॉस थीटा, तो पूरे इस ds सरफेस एरिया से कितनी होगी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ई कॉस थीटा इंटू ds कर दिया, सिंपल। इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं डी फाई बराबर, इस तरीके से लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और अगर हम पूरे एरिया सरफेस एरिया की बात करें तो हम लोग ऑब्वियस बात है इसको कैसे लिख सकते हैं, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट, यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर, और इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर तो आप जानते ही हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, दैट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर हो गई है बात, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके अलग दूसरी बातों पर। अगर हम बात करें मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स की, ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जैसा कि हमने आपको बताया सिंस फाई बराबर क्या हो गया आपका ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्लियर। और उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने देखा कि फ्लक्स में क्या है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, और जब भी कोई क्वांटिटी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होती है तो भैया दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको एक स्केलर क्वांटिटी देता है, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, दो वेक्टर्स का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे फाई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जो कि आपकी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम फ्लक्स की, तो मैक्सिमम फ्लक्स कब हो सकता है, मैक्सिमम फ्लक्स तब हो सकता है कि जब एरिया वेक्टर, ठीक है, या पूरा जो एरिया वेक्टर जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दैट इज ई वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब इस केस में एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए जरूरी है ई ए थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। अच्छा दूसरा भी एक केस और पॉसिबल है, आप ये भी कह सकते हो कि या तो 0 डिग्री हो, ठीक है, या तो 0 डिग्री हो, या फिर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, और दोनों अगर अपोजिट हो गए तो एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो या तो एंगल 0 हो या फिर एंगल 180 डिग्री हो, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 180 की वैल्यू क्या होती है आपकी -1, ठीक है। और हम जानते हैं फ्लक्स जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उससे प्लस माइनस से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो माइनस साइन है वो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपोजिट हैं एक दूसरे के, और कुछ नहीं। हाँ एक चीज और रिप्रेजेंट कर सकता है, अगर आपका फ्लक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है, ये बात आपकी आगे आ जाएगी। और अगर आपका फ्लक्स निगेटिव है तो इसका मतलब होता है इनवर्ड फ्लक्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो एक पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज के चारों हमने एक स्फीयर है, ठीक है, मतलब कि हमने एक स्फीयर के अंदर एक पॉइंट चार्ज रख दिया उसके सेंटर पर। अगर मान लो ये चार्ज निगेटिव है तो फील्ड लाइंस इस तरीके से अंदर की ओर आ रही होंगी, बात समझ में आ गई।
सही बात है ना। तो ये फील्ड लाइंस क्या होंगी, अंदर की ओर होगी। और किसी भी सरफेस के लिए अगर हम क्लोज सरफेस की बात करें तो क्लोज सरफेस के लिए हम लोग एरिया वेक्टर ज्यादातर हम लोग कन्वेंशनली क्या लेते हैं, आउटवर्ड लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स है ये कैसा फ्लक्स है, ये फ्लक्स आपका एंटरिंग फ्लक्स है। तो पॉजिटिव फ्लक्स जो है वो आपका आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा और नेगेटिव जो है वो आपका एक इनवर्ड फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए जरूरी है या तो एंगल 0 डिग्री हो या फिर एंगल 180 डिग्री हो। देन इन दैट केस द फ्लक्स लिंक विद द सरफेस विल बी मैक्सिमम। मिनिमम फ्लक्स की बात करें यहाँ पे, मिनिमम फ्लक्स के लिए क्या हो भाई, मिनिमम फ्लक्स के लिए बस एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब दिस इज योर एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपकी कुछ इस तरीके से जाए। सीधी सी बात अगर हम आपसे कह दें कि ई वेक्टर है ना इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है कि अगर हम एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब एरिया वेक्टर का, एरिया का जो प्लेन है, सरफेस है, सरफेस का प्लेन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल के अलोंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कर दें। मतलब ये वाला केस कि एरिया वेक्टर आपका और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। और आप देख सकते हैं कि जो सरफेस है वो आपका किस प्लेन में लाई कर रहा है, वो एक ऐसे प्लेन में लाई कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस नॉर्मल के अलोंग है। बात क्लियर हो गई, इस प्लेन के अलोंग है। ठीक है, तो इन केस अगर थीटा 90 डिग्री होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस को टेंजेंशियली क्रॉस कर रहा हो, देन इन दैट केस यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो जाती है। और वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, ई ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे सिर्फ फाई क्या हो जाएगा आपका, 0। क्लियर। तो ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, आई थिंक मैथमेटिकल इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट वो कंसेप्ट था कि आपको फ्लक्स को क्या मानना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पासिंग थ्रू सरफेस अलोंग द नॉर्मल, ठीक है, इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको फ्लक्स क्या मानना है, द फील्ड स्ट्रेंथ, द टोटल फील्ड स्ट्रेंथ प्रेजेंट एट द सरफेस, फील्ड स्ट्रेंथ प्रेजेंट एट द सरफेस इज कॉल्ड योर फ्लक्स। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू अ सरफेस, द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ सरफेस इज आल्सो कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये दो पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आगे जब गॉस थ्योरम हम पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अपकमिंग वीडियो है, वो गॉस थ्योरम को समझने के लिए ये जो दो बातें हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होंगी। और फिर आपके लिए जो आगे की जो भी डेरिवेशन है वो बहुत ईजी हो जाएंगे। तो आज आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो आप पक्का भूल जाओगे। ठीक है, और अपने तो हम इसको कंप्लीट करके इसके नोट्स को जल्द से जल्द हमें व्हाट्सएप कर दें। जय हिंद।